तो चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी मार्केट। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि सिक्योरिटीज के मतलब क्या होते हैं और सिक्योरिटी मार्केट फंक्शन कैसे करता है। वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट तो अपन नाम से जानते हैं, लेकिन किस टाइप के प्रोडक्ट्स वहाँ अवेलेबल है उसके बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी सिक्योरिटी मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट्स है, उनकी एक्टिविटी क्या है, और वेरियस सिक्योरिटी मार्केट ट्रांजेक्शन। और लास्ट है डीमैट या डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमैट फॉर्म। डीमैट और रीमैट ये क्या होता है सिक्योरिटीज में, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं या कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। अनम्यूट, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप जितने चाहे क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन छोटा है तो आप टाइप कर चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो मैं वो उसको भी आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि चैप्टर 1 to 5 अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप अगर बुकिश लैंग्वेज से फ्रेंडली नहीं है तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है। आपको टाइम लग सकता है एग्जाम पास करने में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्रॉस क्वेश्चंस भी आज के डेट में आने लगे हैं। क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, और जो आंसर हैं वो ऐसे हो गए हैं कि ऐसा नहीं हो गया कि चार ऑप्शन है तो एक ऑप्शन राइट लग रहा है बाकी तीन गलत लग रहे हैं। आज के टाइम में दो आंसर भी राइट लगते हैं, कई बार लगता है ऑप्शन ए भी राइट है और डी भी राइट है। तो उस गैप को अपने को हम क्लियर करना है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफरेबल financial instrument or contract that show evidence of indebtedness and ownership interest in assets of incorporated entity. So securities are equity shares, preference shares, debentures, bond and other such instruments. This called securities. और securities are issued by companies, financial institution और government। तीन लोग इशू करते हैं, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। दे आर परचेज बाय इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज को कौन परचेज करता है? इन्वेस्टर्स हु हैव मनी टू इन्वेस्ट, जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिक्योरिटी ओनरशिप अलाउ इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल एसेट्स। तो सिक्योरिटीज की ऑनरशिप लेने से क्या होता है कि हमारी जो सेविंग पैसे हैं उनको अपन फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और विच प्रोवाइडर रिटर्न, जिससे अपने को रिटर्न भी जनरेट होता है। सिक्योरिटी इशुएंस, जो इशू करते हैं वो कौन होते हैं? बोरोवर टू राइज मनी एट अ कॉस्ट। जो इशू करते हैं उनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूअर एंड द इन्वेस्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। इशूअर्स के क्या है? उनको पैसे चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है, या अपने उधार को कम करने के लिए। उसके एवज में इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? रिटर्न। लेकिन रिटर्न किस टाइप का होता है वो अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे। राइजिंग फंड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑल्सो अलाउ द इन्वेस्टर टू ट्रांसफर देयर राइट इंटरेस्ट टू अदर विदाउट इम्पैक्टिंग द इशूअर्स। Securities are provided a mechanism for issuer to raise money from long term while providing a opportunity to investor to exit, ठीक है। The efficacy of security in allowing movement of capital is achieved through efficient security market। तो इफिकेसी कैसे रहेगी? कैप कि अपन जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे? मूवमेंट मिलते रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। तो वो किसके थ्रू होता है? इफिशियंट सिक्योरिटीज मार्केट होना चाहिए। जैसे अपना बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इफिशियंट है, अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग इंस्टेंट होती है, ठीक है। दैट अलाउ इन्वेस्टर एंड सेलर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। तो वैसे मार्केट में इन्वेस्टर क्या करते हैं? खरीदी बिक्री करते हैं सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज मार्केट ब्रिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड दस क्रिएट लिक्विडिटी। तो सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है? बायर भी प्रेजेंट होता है और सेलर भी प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरफ बायर है और सेलर है,
किसी भी स्टॉक में एक टाइम में बायर सेलर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी अच्छी बनी रहती है। तो मेक इट इजी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी एट क्लोज टू मार्केट प्राइस। तो मार्केट का जो प्राइस चल रहा है उसी उसी प्राइस पे अपन उसको बाय और सेल कर सकते हैं। This market help in transfer of resource from those with idle or surplus resource to another who have productive need for them। ठीक है, मार्केट क्या हेल्प करता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स, यानी कि जिनके पास सरप्लस या आइडल पड़ा हुआ है पैसा, उसी को लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको क्या करेंगे, ऐसे लोगों को ट्रांसफर होता है जिनको उनकी नीड है और वो प्रोडक्टिव नीड है। प्रोडक्टिव यानी कि आपके पैसे तो सामने वाला ले रहा है, लेकिन उसके बदले आपको रिटर्न भी जनरेट करके दे रहे हैं, तो वो होती है प्रोडक्टिव नीड। टू स्टेट फॉर्मली, सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। अगर सिंपल भाषा में बोले तो सिक्योरिटी मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। Through security market, a broader universe of saver with surplus to investor available to issuer of security। ठीक है। अब होता है फिनेंशियल मार्केट में कौन कौन होते हैं, तो फिनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रोवाइडर ऑफ फंड, इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्ट करना है, बायर ऑफ सिक्योरिटीज, बोरोवर या सीकर ऑफ फंड, तो सेलर ऑफ सिक्योरिटी। इंटरमीडिएरीज में कौन होता है, प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएरीज। रेगुलेटरी बॉडी कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं। सेबी, ठीक है, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब मिलके रेगुलेट करते हैं मार्केट को, है ना। आखिर गवर्नमेंट ने ही सेबी बनाया है, गवर्नमेंट ने ही आरबीआई बनाया है, तो ये रेगुलेटरी फॉर्म का है, ठीक है। ये इनका ये एक चक्र बना हुआ है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, द टर्म सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन क्या होता है कि अपन ध्यान नहीं दे रहे थे तो मिस्टेक हो जाती। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 में बना था, और कौन से सेक्शन की तहत, सेक्शन 2H के तहत सिक्योरिटीज डिफाइंड है। अब देखिए सिक्योरिटीज क्या होते हैं, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक एंड अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर इन ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। अब आप सोचिए कि मैं इतने डिटेल में आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये देखने में तो सात सात ये 7 लाइन है, ठीक है, 7 पॉइंट्स है, लेकिन यहां से सिक्योरिटी इंक्लूड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी एक सिक्योरिटीज है। सिक्योरिटी यूनिट ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच अ स्कीम। सिक्योरिटी रिसिप्ट as defined in clause ZG of section 2 of securitization reconstruction financial asset and enforcement of security interest act। इसका फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा कई बार पूछता है, ठीक है। यूनिट और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशू टू इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो म्यूचुअल फंड में भी जो भी यूनिट अपने को मिलते हैं वो भी सिक्योरिटीज में आता है। यूनिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, वो भी सिक्योरिटीज में आता है। एनी सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट इशूड टू अ इन्वेस्टर बाय इशूअर बीइंग अ स्पेशल पर्पस डिस्ट्रिक्ट which poses any debt and receivable mortgage debt assigned to such entity acknowledging beneficial interest of some investor in such debt receivable including mortgage debt as the case may be। तो ये भी सिक्योरिटीज आता है। अब सिक्योरिटीज में क्या नहीं आता है ये भी अपन देखेंगे आने वाले में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो अपन जानते ही है, सच अदर सिक्योरिटी इसमें भी डिक्लेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दे वो सिक्योरिटीज में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट भी सिक्योरिटीज में आता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आप लोगों के नॉलेज के लिए, ऐसी सिक्योरिटी जिसमें अपने को इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है और जिसमें अपने को लाइफ इंश्योरेंस प्लस
इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिल रहा है, वो नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए, यूनिट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अंडर एनी म्यूचुअल फंड। अब यहाँ लिखा है देखिए, सेल नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और स्क्रिप्ट इन सच इंस्ट्रूमेंट और यूनिट वट एवर द नेम कॉल्ड provided combined benefit risk of life of the person and investment by such person। इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ दोनों का इंश्योरेंस हो तो वो इस सिक्योरिटीज में नहीं आते हैं, इसको याद रखिएगा। अब यहां से आते हैं प्रोडक्ट डेफिनेशन से और टर्मिनोलॉजी। ठीक है, बहुत इजी है। इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी और इशूअर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स कौन होता है इक्विटी शेयर्स में? इंस्टीट्यूशंस, एफबीआई, एफआईआई, डीआईआई। इंडिविजुअल में रिटेल, एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई। मीडियम में डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन होता है इसमें? सेबी। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर। इक्विटी शेयर कलेक्टिव ओन द कंपनी, दे बियर द रिस्क एंड एंजॉय द रिवार्ड ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये तो अपने को पता है। फिर होता है डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट्स। इसको कौन इशू करता है? कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी एंड अदर। इन्वेस्टर्स कौन होता है इसमें? इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है? डायरेक्ट इशुएंस बाय इशूअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, रेगुलेटर कौन होता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट्स में ये भी आ जाता है। ठीक है, रेगुलेटर होता है आरबीआई, सेबी, रेगुलेटेड अंडर द कंपनी एक्ट। तो ये तीन चीजें हैं, तो विच इज नॉट में आता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो रेगुलेटर्स के नाम हमेशा याद रखिएगा, कई बार आते हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। ठीक है, अब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड नोट्स को लॉन्ग टर्म डेट्स राइज करने के लिए यूज होता है। और डिबेंचर्स क्या होता है? आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों होते हैं, backed by collateral support in nature। There are variety of debenture bonds such as fully convertible। Debentures कैसे होते हैं? fully convertible, non convertible and partially convertible। थ्री टाइप्स के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं। और डिबेंचर्स क्या होता है? दे कुड बी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी इंडियन रुपीज, या तो एज वेल एज फॉरेन करेंसी। ठीक है, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर आर फुली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स है आने वाले फिक्स टाइम टेबल में ये पूरी तरीके से ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनका टाइम फिक्स रहता है कि कब कन्वर्ट होंगे। द टर्म ऑफ कन्वर्जन आर स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। फिर होता है पार्सली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पीसीडी बोलते हैं। आर पार्सली कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर ऑफ इशूइंग कंपनी अंडर स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन एज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इशू। जब ये इशू होता है उसी समय डिसाइड हो जाता है कि कितने पोर्शन में आपके डेप्ट को हम ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। नॉन कन्वर्टेबल यानी कि वो पूरी तरीके से डेप्ट है। ठीक है, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। द एनसीडीज आर रीपेबल रिडीम ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, डिबेंचर्स कैन बी प्योर डेप्ट और क्वासी इक्विटी एज द केस में भी। ठीक है, अब इसको अपन आगे देखेंगे क्या होता है प्योर डेप्ट और क्वासी इक्विटी क्या होता है। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू राइज डेप्ट ऑफ पीरियड नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होते हैं? 1 ईयर से कम पीरियड के लिए इशूड किए जाते हैं। ठीक है, 1 साल से कम टाइम के लिए शॉर्ट टर्म। देश इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड, अब शॉर्ट टर्म डेप्ट क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल बाय गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक। तो कई बार क्वेश्चन आता है विच इज नॉट अ शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, विच इज नॉट। अब शॉर्ट टर्म डेप्ट तो अपने को पता है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। तो जो भी चौथा ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं विच इज नॉट, यानी कि हमको सब याद करना है। फिर होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी बॉन्ड को कौन इशू करता है? कंपनी, गवर्नमेंट एंड एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है? डायरेक्ट इशूड बाय इशूअर्स,
एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर, रेगुलेटर कौन होता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड में? रेगुलेटर इन रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशू, जहां पे इशू होता है, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी बॉन्ड आर इशूड बाय कंपनी इन करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री, यानी कि इंडियन करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी में अगर हम बॉन्ड इशू करते हैं तो वो फॉरेन करेंसी कहलाता है। एग्जांपल है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अ एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल ऑफ जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इशूड यूएसडी बॉन्ड, 2020 में उन्होंने लॉन्च किया था। दिस कुड आल्सो हैव फीचर ऑफ कन्वर्जन इनटू शेयर इफ नीडेड बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ इशूअर एंड इन्वेस्टर्स। इसमें ये भी फीचर्स था कि उसको आप शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कंपनीज क्यों प्रिफर करती है, उसका क्या कारण है कि यूएसडी डॉलर में इशू करती है? क्योंकि कंपनी इन इमर्जिंग मार्केट में प्रिफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसी ऑफ अदर डेवलप्ड या मैच्योर कंट्री, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लो होता है, कम होता है, इसलिए वो मैच्योर कंट्री में जाता है। दिस बॉन्ड क्रिएट सिग्निफिकेंट फॉरेन करेंसी रिस्क, लेकिन इसमें फॉरेन करेंसी रिस्क होता है। जैसे अभी डॉलर का रेट है, ठीक है, वो ऐसा ऊपर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होता है जिन्होंने यूएसडी बॉन्ड में, यूएसडी या फॉरेन करेंसी में अपने बॉन्ड्स इशूड किए। तो उनको एक तो करेंसी का जो एप्रिसिएशन हो रहा है या अपना रुपीज डाउन हो रहा है तो भी उनको नुकसान होता है, ठीक है। अब होता है एक्सटर्नल बॉन्ड या मसाला बॉन्ड। अब इसको क्या बोलते हैं? कंपनी, गवर्नमेंट एंड एसपीवी इशू करती है, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मीडियम होता है इशूअर और स्टॉक एक्सचेंज, रेगुलेटर होता है जो भी कंट्री में इशू करें उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक्सटर्नल बॉन्ड, यहां से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो रिफर्ड एज यूरो बॉन्ड आर बॉन्ड इशूड इन कंट्री दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ कंट्री इन विच इट इज इशूड। जैसे कुवैत, कुवैत में इंडियन कंपनी ने यूएस डॉलर के डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किया, तो वो होता है एक्सटर्नल या मसाला बॉन्ड, ठीक है, एक्सटर्नल या यूरो बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि कुवैत की करेंसी अलग है, इंडियन करेंसी अलग है, और जिस बॉन्ड जो इशू किया वहां की करेंसी अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल या यूरो बॉन्ड। लेकिन सेम अगर कुवैत में, अगर एक्सटर्नल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी कॉल्ड मसाला बॉन्ड, ये याद रखिएगा ये पॉइंट। जो भी बॉन्ड अगर इंडियन रुपीज में इशूड होता है तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड, ठीक है। देश बॉन्ड आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। और मसाला बॉन्ड सबसे पहली बार किसने 2014 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इशूड किया था, ठीक है। एस अगेंस्ट, अब एक्सटर्नल बॉन्ड की एक खासियत है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड में जो भी करेंसी रिस्क होता है वो इशूअर्स का होता है, लेकिन एक्सटर्नल बॉन्ड में या अपन ने आईएनआर में अगर अपन ने बॉन्ड इशू किया है तो जो भी हमारा रिस्क होगा वो किसका होगा? इशूअर्स का, ना होके इन्वेस्टर्स का होगा, ठीक है। इसमें जो भी रिस्क होगा वो इन्वेस्टर्स का होगा एक्सटर्नल बॉन्ड या मसाला बॉन्ड में, ठीक है। फिर होता है वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट, सेम है। वारंट आर ऑप्शन दैट entitle an investor to buy equity share of issuer company after a specified time period at predetermined price, ठीक है। ओनली अ फ्यू कंपनी इंडियन सिक्योरिटी हैव इशूड वारंट, यानी कि बहुत कम है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट सर? कुछ ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो प्लीज आस्क मी। ये बहुत बेसिक है, ये जब बेस बन जाएगा ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा अपना बेस या अपना रूट, ये रूट अपना बन जाएगा अच्छे से, तो ये जो अपने सीड लगाई है ना तो ट्री भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। फ्रूट्स, फ्रूटफुल स्टडी इसी को बोलते हैं, फ्रूटफुल, ठीक है। पेड़ बनाना है तो रूट भी स्ट्रांग होना चाहिए,
ये जो पेड़ है उसकी जड़ें स्ट्रांग होगी, तो ये रूट है, ये अपना बेस है, फिर ये फ्रूटफुल स्टडी इसी को कहते हैं। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन। फिर होता है इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है? अब मार्केट index track the market movement by using the price of specific number of shares chosen at representative sample. Most leading indices are weighted by market cap. जितने भी लीडिंग इंडाइसेस हैं उनको वेटेज किसके अकॉर्डिंग मिलता है? मार्केट कैप। टू टेक इनटू अकाउंट दैट फैक्ट दैट मोर द नंबर ऑफ शेयर इशूड ग्रेटर द नंबर ऑफ फोलियो इन विच दे मे बी हेल्ड। तो जितने भी, जैसे निफ्टी 50 है, तो उसमें जितने भी टॉप 50 के शेयर्स हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलता है। और सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी की पोर्टफोलियो, तो आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो जरूर मिलेंगे। ठीक है। द मोस्ट वाइडली ट्रैक इंडाइसेस आर निफ्टी 50, S&P BSE सेंसेक्स एंड MSCI SX 40। तो ये तीन याद रखिएगा, कई बार यहां से भी आ जाता है। द S&P हैव्स कंप्यूटेड एज मार्केट कैप वेटेज इंडेक्स ऑफ 30। ठीक है। S&P BSE में 30 स्टॉक्स होते हैं, SX 40 में 40 और निफ्टी में 50 मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। These share include in these indices are chosen on factors such as, पहली चीज क्या? लिक्विडिटी। दूसरा फ्लोटिंग स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड साइज ऑफ मार्केट कैप। इन तीन कैटेगरी के अनुसार शेयर्स इंक्लूड होते हैं इंडाइसेस में, लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक एंड साइज ऑफ मार्केट कैप। ठीक है। तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडाइसेस इन इंडिया, पहला होता है निफ्टी की 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, BSE 100, BSE 500, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है। देस आर द सेक्टर। ऑल्सो कैसा होता है? बैंक निफ्टी होता है, बैंक एक्स जिसको बोलते हैं, निफ्टी IT होता है, निफ्टी फार्मा होता है, निफ्टी FMCG होता है। तो ऐसे भी इंडाइसेस क्रिएट होते हैं। अब मेजर यूसेज ऑफ इंडाइसेस क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The index can give a comparison of return on investment in stock market as opposed to assets class such as gold and debt। ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं? इंडेक्स का रिटर्न और बाकी असेट्स का रिटर्न कितना है उसको कंपेयर कर सकते हैं, अगर अपन इंडाइसेस है हमारे पास तो। जैसे निफ्टी का कंपेरिजन अपन गोल्ड से, डेब्ट से, या कोई भी अपने पोर्टफोलियो से भी कर सकते हैं। For the comparison of performance with active equity folio, stock market index can be the benchmark। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। जितना निफ्टी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उतना ही अच्छा इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इन कंट्री। ये इंडिकेट होता है पूरी वर्ल्ड में। रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट, अगर आपको चेक करना है कि अभी के टाइम में मार्केट कैसा कर रहा है, तो आज का आप मार्केट का इंडेक्स देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और कई लोग इंडाइसेस एक्ट एज है अंडरलाइन फॉर इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, ये इसके मेन क्राइटेरिया। अब इंडाइसेस के बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को कौन इशू करता है? इन्वेस्टर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है? या तो डायरेक्ट इशूएंस बाय म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन होता है? सेबी। ठीक है। Mutual fund are investment vehicle that pool together the money contributed by investor with the fund invested in portfolio of securities that reflect the common investment objective of the investor. Each investor share is represented by unit of issued by the fund. The value of unit called NAV। ये याद रखिएगा। जितना भी अपने को यूनिट मिलता है, ठीक है, अपने को कुछ यूनिट प्राइस होती है, और उस यूनिट की वैल्यू को अपन बोलते हैं नेट असेट्स वैल्यू, NAV। चेंज कंटिन्यूअसली टू रिफ्लेक्ट चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये भी चेंज होते रहता है, NAV। नेट असेट वैल्यू, ये याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड को
उसका जो असेट्स वैल्यू है उसको कैसे दिखाते हैं, एनएवी से, या कई बार एनएवी का फुल फॉर्म भी बोल देते हैं। तो मार्केट जैसा बिहेव करेगा वैसी ही एनएवी बिहेव करेगा, नेट असेट्स वैल्यू। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड स्कीम ऑफर था इन्वेस्टर आर ऑप्शन टू बाय यूनिट फ्रॉम द फंड एट एनी टाइम एंड सेल द यूनिट बैक टू द फंड एट एनी टाइम। बाइंग एंड सेलिंग कभी भी हो सकती है। ठीक है, ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड एंडेड में क्या होता है, फिक्स मैच्योरिटी टाइम के बाद होता है, लेकिन इसकी जो यूनिट्स है उसको अपन बॉट एंड सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। द यूनिट कैपिटल ऑफ क्लोज एंडेड फंड इज फिक्स एंड दे ऑल सेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है। अब इसके बाद आता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फ्रेंडली नाम है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको इशूड करते हैं म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। मीडियम क्या होता है, डायरेक्ट इशूड बाय म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी रेगुलेटर लिखा है सेबी। ठीक है, सेबी रेगुलेट करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड is a investment vehicle that invest fund pooled by investor to track a index or a commodity or basket of assets. It is similar to index fund in the sense that it is portfolio reflect the index it tracks. Like index fund, the unit of ETS are listed and traded in डीमैट फॉर्म। तो ETF भी जो है वो मार्केट में लिस्टेड होते हैं और ट्रेड भी होते हैं फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, और इनके भी प्राइस चेंज होते रहते हैं जैसा इंडेक्स का प्राइस चेंज हो या कमोडिटीज का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गोल्ड ETF। ठीक है, निफ्टी का भी ETF आ चुका है, निफ्टी आईटी का भी ETF है, बहुत सारे हर हर एक फंड के ETF आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार गूगल करिएगा ETF, तो आपको बहुत सारे जो भी मार्केट में अवेलेबल है या कैसे परफॉर्मेंस देते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। ETF provide the diversification benefit of index fund as well as a facility to sell or buy a real time price even one unit of fund. Since ETF is passively managed portfolio, its expense ratio is typically lower than mutual fund. तो ETF क्यों बेटर है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस लगता है वो बहुत कम है। यानी आपको ज्यादा फंड मैनेजर को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिफरेंस शेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया सर आप सभी को? देखिए ये बहुत बेसिक है, इसको समझते जाना है, टर्मिनोलॉजी आप लोगों को समझ में आते जाएगी धीरे धीरे। प्रिफरेंस शेयर, ठीक है, हाइब्रिड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। एक होता है प्रिफरेंस शेयर, आपने उन लोगों ने नाम सुना होगा, प्रिफरेंस प्रिफरेंस शेयर बहुत नाम सुने होंगे अगर आप न्यूज टीवी देखते हैं तो। प्रिफरेंस प्रिफरेंस शेयर as their name indicate are special kind of equity share which have preference over commonly or ordinary equity shares। तो इनको प्रेफरेंस मिलता है कॉमन शेयर और ऑर्डिनरी शेयर से ज्यादा एट द टाइम ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में इनको प्रेफरेंस मिलता है, और एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी अगर वाइंड अप कर रही है तो भी इनको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो दे हैव सम फीचर ऑफ इक्विटी एंड सम फीचर ऑफ डेप्थ। तो प्रेफरेंस शेयर में दोनों के फीचर्स होते हैं ना, इक्विटी एंड डेप्थ के। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर रिजेंबल इक्विटी एज प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। पेमेंट टू देम इज टर्म एज डिविडेंड एंड सेम इज पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड पेमेंट इज नॉट अ ऑब्लिगेशन लाइक इंटरेस्ट। तो प्रेफरेंस शेयर में अपन डिविडेंड जरूर देते हैं, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है जैसे डेप्थ फंड में अपने को, यस यस क्वेश्चन, वाइंड अप मीन्स कंपनी बंद हो रही है। बंद हो रही है इन द सेंस कि जरूरी नहीं है, वाइंड अप यानी क्लोज कर रहा है कंपनी अपना बिजनेस।
ठीक है, कंपनी अपना बिजनेस पूरी तरीके से क्लोज कर रहा है, हो सकता है वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो अलग चीज है, लेकिन वाइंड अप कर लेते हैं, लेट्स वाइंड अप द कंपनी फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो जो भी अपने को पैसे मिलते हैं वाइंड अप होने के बाद, तो वो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ठीक है, वाइंड अप करने के बाद जो भी वैल्यू आती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, यानी कि लाइन में सबसे पहले यही खड़े होते हैं कि भैया हमारा पैसा दो। ठीक है, यही सब जो, यही, यस यस, यही जो सब चीजें हैं ना, ये जैसे वाइंड अप, अब क्वेश्चन आ गया, वाइंड अप, तो आधा टाइम यही लगता है कि वाइंड अप क्या है, या कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी लिखी है जिसके मतलब नहीं पता होता है, तो समय भी जाता है और एक कॉन्फिडेंस भी एग्जाम देने के टाइम में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिफरेंस शेयर्स। Preference share resemble debt instrument because they offer predetermined rate of dividend. This dividend is payable before any dividend is paid on common equity. तो प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का एक प्री डिटरमाइंड रेट होता है और पेड होता है कॉमन इक्विटी शेयर से पहले। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर गेट पेड बिफोर कॉमन इक्विटी शेयर। ठीक है, फिर वही चीज को दोबारा लिखा है। देयर आर वेराइटी ऑफ प्रेफरेंस, एक होता है क्यूमुलेटिव। ठीक है, अनपेड डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्ड। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में जो अनपेड डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव मैंने अनपेड डिविडेंड जो है वो आपका लैप्स हो जाएगा, जो आपको मिला नहीं वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्टेबल पार्सली और फुली। ठीक है, क्यूमुलेटिव जो होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव दो हो गए। और फिर अपन देखते हैं कन्वर्टेबल डेब्ट, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, यानी है तो इंस्ट्रूमेंट डेब्ट। ठीक है इंस्ट्रूमेंट आपका डेब्ट। क्यूमुलेटिव मींस अनपेड डिविडेंड, क्यूमुलेटिव मींस अनपेड डिविडेंड इज कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आपको अगर डिविडेंड मिला और आपको अनपेड रह गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव में आपका जो अनपेड डिविडेंड है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव यानी कि जो आपने डिविडेंड अर्न किया वो आपको पेड नहीं हुआ है, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड होगा और आने वाले टाइम में मिल जाएगा, लेकिन अनपेड डिविडेंड आपका लैप्स हो जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव में। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर डेट, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एक फ्यूचर के फिक्स डेट में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से या पार्सली। देश सिक्योरिटीज और ऑल्सो है फीचर ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी, तो दोनों के फीचर्स होते हैं, डेब्ट एंड इक्विटी दोनों उसके फीचर्स इसमें होते हैं। ठीक है, इट पेज पीरियडिक कूपन एंड इंटरेस्ट, यानी कि टाइमली इनको इंटरेस्ट या कूपन मिलते रहता है, जस्ट लाइक एनी अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टिल कन्वर्जन। जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाएगा तब तक इनको इंटरेस्ट और कूपन मिलेगा एट प्री डिफाइंड टाइम। ठीक है, जो भी फिक्स है। दिस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, दिस डिबेंचर में भी डिफरेंट टाइप, तीन टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर where the entire face value of debenture is converted into equity shares। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका जो डेप्ट है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी पीसीडी, वेयर पोर्शन ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो ठीक है, इस आपका जो भी मान लीजिए 100 है तो उसमें से 50 आपका इक्विटी में चेंज हो जाएगा। द नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन कंटिन्यू टू रिमेन एज डिबेंचर्स, जो नॉन कन्वर्टेबल पार्ट रहेगा वो हमेशा के लिए डिबेंचर्स रहेगा और उसमें आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी, और जब रिडीम होगा तो आपको रिडेम्पशन में भी पूरी वैल्यू मिलेगी। थर्ड होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स।
ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ये क्या होता है? ऑप्शन है कि आप चाहें तो डेप्ट में जा सकते हैं। OCD are convertible into equity shares as the discretion of debenture holder, who may choose to convert them into equity and continue to hold the instrument as the debt depend on their desire and term of conversion. ऑप्शनल है कि आप चाहे तो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, और नहीं चाहते हैं तो आप डेप्ट में ही रहेंगे। ठीक है, ये होता है OCD। द इशूअर स्पेसिफाइड डिटेल ऑफ कन्वर्जन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इशू। जब आप ऐसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं उसी समय आपको बताना है कि कन्वर्जन कैसे होगा, किस डेट होगा। तो इसकी क्या आइडिया है? पहला चीज, डेट ऑन विच और बिफोर द कन्वर्जन में बी मेड। आपको डेट बताना होगा कि कौन से डेट में कन्वर्जन होगा। रेशो ऑफ कन्वर्जन, द नंबर ऑफ शेयर दैट इन्वेस्टर विल बी एलिजिबल टू गेट फॉर ईच डिबेंचर, यानी एक वन डिबेंचर के कन्वर्जन में आपको कितने शेयर मिलेंगे, ऑर्डिनरी शेयर। और प्राइस एट विच द शेयर विल बी अलॉटेड टू इन्वेस्टर ऑन कन्वर्जन, कौन से प्राइस में मिलेगा? यूजली डिस्काउंट प्राइस में अपने को मिलता है। मार्केट प्राइस अगर 100 रुपया चल रहा है तो हो सकता है कि आपको 90 रुपए में, 95 रुपए में मिले। तो उससे क्या होता है, जो भी आपको, अगर आप मार्केट में उसको दोबारा बेचते हैं तो 5 रुपए जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है ऑन द स्पॉट। प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि कौन से पोर्शन में, यानी कि एक आपको कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पार्सली कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, कि आप अगर एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रख रहे हैं तो उसके कितने आपको इक्विटी में चेंज होंगे और कितने को आप डेप्ट में एज इट इज रखना चाहेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ इशूअर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर लाई इन द फैक्ट द कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजली हैव अ लोअर कूपन रेट। तो जितने भी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनका कूपन रेट कम होता है। उसका रीजन है क्योंकि इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमको कूपन से मतलब नहीं है, हमको रिटर्न से मतलब है। कि आप जब इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट करेंगे और जब मार्केट में उसके शेयर, हमको तो डिस्काउंट रेट में मिलेगा, तो जो मार्केट में हमको शेयर्स मिलेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। द इशूअर डजंट हैव टू रीपे द डेब्ट ऑन मैच्योरिटी सिंस शेयर आर इशूड इन रीपेमेंट। और इसमें इशूअर को क्या फायदा होता है कि आपको कुछ भी चीज पेड नहीं करना है। आपको, आपके जो डिबेंचर्स है वो तो शेयर्स में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने वाले हैं, तो आपको रीपेमेंट का इशू नहीं रहता। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है कन्वर्जन का? द स्टेक ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर गेट डाइल्यूटेड। जो स्टेक होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के वो डायलेट हो जाते हैं क्योंकि फ्रेश शेयर इशूड होते हैं डिवेंचर्स में। ठीक है। द इन्वेस्टर ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर है एडवांटेज ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट बोथ फीचर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर सर? ऑल क्लियर? बहुत इजी है लेकिन डिटेल है, फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल। ठीक है, इसके अलावा तो मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन मेरा मेन फोकस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करें। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, IDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, GDR और ADR। इसमें से एक क्वेश्चन तो तय होता है आना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट DR आर फाइनल financial instrument that represent share of foreign company. These depository receipt traded in local market are denominated in local currency। जैसे फॉरेन की कंपनी है वो इंडियन मार्केट में एज अ DR ट्रेड करती है। ठीक है, उसके भी एग्जांपल अपन देखेंगे। अब DR इशू करने का कैसा होता है? जैसे आपने देखा होगा HDFC का ADR ट्रेड होता है US में, टाटा मोटर्स के भी ADR ट्रेड होते हैं, इन्फोसिस का है, विप्रो का है। तो वो कैसे इशू होते हैं? द प्रोसेस ऑफ इशूइंग अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज फॉलोइंग। कंपनी और इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर टू अ बैंक।
बैंक में एक कंपनी या इन्वेस्टर स्पेसिफिक क्वांटिटी शेयर्स बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, डिलीवर कर देते हैं। तो बैंक प्लेस द सिक्योरिटी इन कस्टोडियन अकाउंट, और बैंक क्या करती है, उस सिक्योरिटीज को कस्टोडियन अकाउंट में डाल देती है कंट्री पर, जहां भी कंपनी की डोमिसाइल। द बैंक देन इशू अ सर्टिफिकेट, तो बैंक सर्टिफिकेट इशू करती है डीआर में अगेंस्ट सच शेयर टू इन्वेस्ट इन द ओवरसीज मार्केट, ठीक है। If the issuing company is the one that deliver the security and initiate the process, it is referred as sponsored depository receipt, and they can be listed in exchange of country in which the DR are issued. Company that want their DR to be listed should apply for listing and should comply with the listing requirement. तो जो भी कंपनी जैसे HDFC है या टाटा मोटर्स का है या विप्रो है या इन्फोसिस है, तो ये सभी कंपनी को अगर अपने डीआर इशूड या लिस्ट करने हैं तो वो वहां के लिस्टिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे और जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ जो डीआर होते हैं वो स्टॉक ट्रेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में, वो केवल ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इनके पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। DRs may have two-way fungibility subject to regulatory provision of country involved. तो जहां पे डीआर इशू हुआ, जैसे एडीआर इशू हुआ, तो वो जिस देश में इशू हुआ, जिस कंट्री में अमेरिका में, तो वहां का आपको रेगुलेशन फॉलो करना होगा। ओवर द काउंटर, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर, यानी कि मैं और आप डिसाइड कर लिए कि आने वाले 2 महीने बाद मैं आपको ये सामान डिलीवर करूंगा, और आपने कहा ठीक है, और मैंने आपसे कुछ एडवांस में कुछ पैसे ले लिए, तो वो ओटीसी हो गया। लेकिन अगर उसको मैं स्टॉक मार्केट के तहत करूं तो वो होता है फ्यूचर, आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ओटीसी ना होते। तो ओटीसी यानी नॉर्मल, और अगर अपन को सिस्टम बेस्ड करना है जिसमें रेगुलेशन भी रहे कि मैं डिफॉल्ट ना करूं आप भी डिफॉल्ट ना करें, तो वो होता है सिस्टमेटिक। तो वहां पे स्टॉक या डेब्ट्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओटीसी में कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं होता, वो आप जानते हैं और सामने वाला जानता है, ठीक है। अब देखिए, डीआर कैन बी बॉट एंड कन्वर्ट इनटू अंडरलाइन शेयर विच आर ट्रेडेड ऑन डोमेस्टिक, तो डीआर को आप अंडरलाइन शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। तो इंडियन कंपनी आर परमिटेड टू राइज फॉरेन करेंसी रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। फॉरेन कंपनी आर ऑल्सो अलाउड टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम इंडिया थ्रू आईडीआर, तो इंडिया में अगर फॉरेन कंपनी इशूड कर रही है डीआर, अपने देश में इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी इशूड कर रही है तो वो आईडीआर हुआ, और हम अगर दूसरे देश में जाकर या अमेरिका में जाके अपन डीआर इशूड कर रहे हैं तो वो हुआ एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। सेबी हैज लेट डाउन द गाइडलाइन टू फॉलो बाय कंपनी फॉर आईडीआर, तो सेबी के अपने गाइडलाइंस है उनको फुलफिल करना होता है। दिस इंक्लूड द लिमिट ऑन मनी राइज बाय कंपनी इन इंडिया, 1 ईयर लॉक इन होता है, 1 साल तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर्स में, 1 ईयर लॉक इन होता है आईडीआर के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ आईडीआर ओनली टू रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर, जो आईडीआर है उसको कौन खरीद सकता है, केवल रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर, कोई एफआईआई एनआरआई नहीं, रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर। सेवरल स्टॉक एक्सचेंज अराउंड द वर्ल्ड अलाउ ट्रेडिंग इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्री, ठीक है। अगर मल्टीपल कंट्री में ट्रेड होता है तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोला जाता है, जीडीआर। मल्टीपल कंट्री में, अगर केवल एक कंट्री में है तो उसका जैसे आईडीआर नाम हो गया और एडीआर। हाँ, रेसिडेंट यानी इंडियन, जो हम लोग हैं, हम यहाँ इस देश में रह रहे हैं, उसको रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। फिर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये क्या होता है, देश डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड एंड ट्रेडेड इन यूएस,
that are issued by non-US company. यूएस में एडीआर इशू कौन करता है? नॉन यूएस कंपनी. ADR, one of the most popular DR, and many company across the world have issued ADR. Indian company में Infosys, Wipro, ICICI and HDFC इनके ADR issued है. American exchange have allowed ADR since the early 20th century. Thus, this is the mostly evolved market. सबसे ज्यादा बेस्ट मार्केट है अमेरिकन मार्केट. ठीक है. फिर होता है आईडीआर. तो डीआर इशूड एंड ट्रेडेड इन इंडियन मार्केट बाई नॉन इंडियन कंपनी. नॉन इंडियन कंपनीज इशूड करती है आईडीआर. ठीक है. वैसे ही हांगकांग में अगर इशूड हो रहा है तो वो उसको बोलते हैं हांगकांग डीआर, HKDR. लेकिन मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा अमेरिकन, इंडियन और ग्लोबल, ये तीन चीजों को देख लीजिए. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट refer to depository receipt that are allowed to be traded in more than one country. एक से ज्यादा कंट्री में अगर कोई भी डीआर ट्रेड हो रहा है तो जीडीआर कहते हैं उसको. ठीक है. जीडीआर आर प्रिफर टू इश्यूड इन यूरोपियन यूनियन मेंबर क्योंकि उनकी जो रेगुलेशन है वो पूरे कॉमन होते हैं यूरोप में. ठीक है. यहां तक सब क्लियर सर? फिर होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड. Foreign currency convertible bonds are foreign currency denominated convertible debt paper issued by company in international market. These instruments are to be, yes, any questions? Okay. Foreign convertible जो bonds होते हैं वो issued in international market में issued होते हैं. These instruments are to be understood the way convertible with the only difference that they are generally optionally convertible. ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल होते हैं. इशूड ऑफशोर इन डिफरेंट डिनोमिनेशन अंडर गाइडलाइन एज डिफाइंड बाय आरबीआई. आरबीआई के जो भी गाइडलाइन है उनके द्वारा इशूड होते हैं. द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन दिस बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एफसीसीबी में जो भी इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल होगा वो फॉरेन करेंसी में पेड होगा. One conversion of instrument happen in equity. Dividend is paid in Indian rupees. लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटीज में तो जो भी डिविडेंड होगा वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो जो भी कन्वर्जन होगा या करेंसी रिस्क होगा लाइंग विद इन्वेस्टर्स. ठीक है. FCCBs are regulated by RBI. Notification under Foreign Exchange Management Act, FEMA. The issued of foreign currency convertible and ordinary share through depository receipt mechanism 93 laid down. ठीक है. ये FCCB हो गया. इसको और डिटेल में देखेंगे. ठीक है. अभी आने वाले क्लासेस में इसको और ज्यादा डिटेल में होगा जो नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें. ठीक है. फिर होता है इक्विटी लिंक डिबेंचर्स. इक्विटी लिंक डिबेंचर आर फ्लोटिंग रेट debt instrument whose interest is based on the return of underlying equity assets such as Nifty, S&P and individual stock or any customized basket of individual stock. The issuer of bond is in predetermined part of principal amount collecting fixed income securities like bond which provide principal protection while the balance is used to buy option while providing the exposure to return on equity. तो इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स होते हैं. These instruments are generally structured in a well given full capital protection. ये सब full capital protection पहले से इनको दिया गया रहता है कि ये आपकी कैपिटल को अच्छी से प्रोटेक्ट करेंगे. कैपिटल प्रोटेक्शन शुड नॉट बी रीड एज नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क. कैपिटल प्रोटेक्शन का ये भी मतलब नहीं है कि इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है. ठीक है. These instruments still carry credit risk accordingly rated by credit rating agency. तो इक्विटी लिंक डिबेंचर्स को कौन रेटिंग देता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. सेम
इक्विटी की तरह कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स होता है, जिसमें प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें ये डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं। लाइक ईएलडी, ईएलडी मीन्स इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। द एडवांटेज ऑफ ईएलडी इज दैट दे प्रोवाइड द इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिटर्न ऑन कमोडिटी मार्केट, ठीक है, while प्रोटेक्टिंग देयर इनिशियल कैपिटल। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट में भी अपन कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं।